आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम यह सबसे कठिन समय नहीं और भगवान के डाकिए के प्रश्न उत्तर देखेंगे। स्टूडेंट, इसके जो भावार्थ है, पाठ का अर्थ है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले भगवान के डाकिए के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार डाकिया संदेश लेकर आता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल हम तक भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को भले ही हम समझ न पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भली प्रकार समझ जाते हैं। जिस प्रकार बादल और पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपना आचरण रखना चाहिए। इसका मतलब है हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान रूप से देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। और खा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो का उत्तर नंबर 3 का क्या होगा? का कौन सी लाइन है? वो ये वाली है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते मीन्स मैंने आपको बताया ही था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ना होता है। और खा वाला देखते हैं। और एक देश भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? इसका उत्तर है, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करती नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल और खुशबू को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। देखिए, पेड़ पौधे होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमें खुशबू देंगे और दूसरे लोग को खुशबू नहीं देंगे। वो सभी को समान प्रकार से खुशबू देंगे। नदियाँ सभी को एक समान पानी देंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार के माध्यम से दूसरे देश को सद्भावना का संदेश भेजती है। सद्भावना मीन्स भाईचारा। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी, बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम, प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। स्टूडेंट्स, ये भगवान के डाकिए के प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर का देखते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं, स्पष्ट कीजिए। पहला है, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं, जिसका पहला है, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीर का निर्माण करना चाहती है। दूसरा है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है।
तीसरा है अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। चौथा है नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। पांचवा है अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। छठा है अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वो तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। इसका उत्तर होगा चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उनके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वो तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इसका उत्तर हम देखते हैं। मुझे अभी भी सिर दर्द है। अभी भी सिर दर्द है। अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव मिल रहा है, सब चल रहा है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। देखिए नहीं, अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, आंसर है नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए, ठीक है। इसका मैं उत्तर आपको बताती हूँ। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। यहाँ पे ख़त्म होते हैं यह सबसे कठिन समय के प्रश्न उत्तर। बच्चों आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।